नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा लॉ कोर्सेज की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए फिर से एक अधिसूचना जारी की है और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही पेपर पैटर्न की भी जानकारी है उसमें। तो जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक अधिसूचना देख पा रहे हैं। ये कल देर शाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई थी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं। उसके हम एक एक की बात करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। चूंकि दोस्तों लॉ कोर्सेज की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, तो आपका ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे हम, और बहुत जल्दी जल्दी इन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पर उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र और ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र एक समान है तथा एक ही समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होंगी। यानी कि दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन का पेपर जो है बिल्कुल एक है, और एक ही टाइम पे ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि सभी प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, यानी कि लिखने वाले होंगे। ऑनलाइन परीक्षा में जिनका उत्तर टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में देना होगा। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा में टाइपिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से उत्तर देना अनुमत नहीं है, यानी कि केवल टाइपिंग के द्वारा ही आप ऑनलाइन परीक्षा में उत्तर दे पाएंगे। इसके अलावा किसी और तरीके से आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। चौथे पॉइंट में लिखते हैं कि BLLB तथा LLB पाठ्यक्रमों के प्रश्न 3 खंडों में बटे होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पेपर पैटर्न की बात आ रही है। सबसे पहले BLLB और LLB के पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों की बात है। इन कोर्सेज के प्रश्न पत्र हैं, पेपर हैं, वो 3 खंडों में बटे हुए होंगे। पहला जो खंड है वो अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा खंड है लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें 1 प्रश्न आपको करना है। तीसरा खंड है विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसमें से 2 प्रश्न करने आपको अनिवार्य होंगे। दोस्तों एक बार फिर समझते हैं इसको। BLLB और LLB के जो पेपर हैं वो 3 खंडों में बटे होंगे। पहला खंड यानी कि ए जो सेक्शन है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं, कोई भी 75 वर्ड में आपको उसका आंसर देना होता है। द्वितीय खंड जो है लघु उत्तरीय का होगा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें से 1 क्वेश्चन आपको करना है, 200 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। तीसरे खंड में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वें पॉइंट में लिखा है कि LLM पाठ्यक्रम में कुल 10 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी कि जो LLM का पेपर आएगा उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6। ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन के पश्चात दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात ही उत्तर लिखना आरंभ करें। जब आप दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ करेंगे वहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आएंगे, उनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा पहले। वो टाइम आपको मिलेगा क्योंकि आधे घंटे पहले आप लॉगिन कर पाओगे। उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उन्हीं के अनुसार उत्तर देना प्रारंभ कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंटों की तरफ, पॉइंट नंबर 7। ऑनलाइन एग्जाम विंडो में छात्र को संपूर्ण प्रश्न पत्र दिखाई देगा, जिसे स्क्रॉल करके आगे पीछे देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप जब ऑनलाइन एग्जाम में लॉगिन करोगे तो आपको पूरा का पूरा पेपर वहाँ पर दिखाई देगा। उसको आगे पीछे स्क्रॉल करके आप पेपर का जो पहला या दूसरा तीसरा पेज है वहाँ पर आप जा सकते हो आसानी से। दोस्तों 8वां पॉइंट है ऐसी परीक्षा पाली जिसमें छात्रों को कोई एक प्रश्न चुनने का विकल्प होता है। छात्र अपने परीक्षा फार्म में भरे गए विषय कोड के अनुसार ही सही प्रश्न पत्र चुनकर उसका उत्तर लिखना आरंभ करें। दोस्तों वैसे तो ये पॉइंट जो है, जो BA BSc BCom के जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे उनको 2 पेपर कोड में से एक ही कोड चुनना था, ये उसके संबंध में है। वैसे तो वही लिखा हुआ है कि अगर आपके 2 प्रश्न पत्र एक ही दिन दिए हुए हैं और आपको चूज़ करना है तो ध्यान से उसको चूज़ करके पेपर शुरू करें। पढ़ते हैं अगले पॉइंट 9वें पॉइंट की तरफ। 9वें में लिखा है कि यदि ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा फार्म तथा परीक्षा में हल किए गए प्रश्न पत्र के विषय कोड तथा प्रवेश पत्र में अंकित विषय कोड अलग अलग हैं तो छात्र की वह परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो परीक्षा आपने दी है वो आपके एडमिट कार्ड में होनी जरूरी है, वो आपके एडमिट कार्ड में लिखी होनी जरूरी है। अगर वो आपके एडमिट कार्ड में वो पेपर नहीं लिखा हुआ है तो वो पेपर आपका रद्द माना जाएगा अगर आप उसे कर देते हैं तो ध्यान से पेपर कोड मिला लीजिएगा शुरू करने से पहले कि वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है या नहीं।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में है छात्रों को दी गई टाइपिंग विंडो के अंदर ही टाइप करके उत्तर लिखना होगा। दोस्तों जो पेपर आप ओपन करेंगे ऑनलाइन वाला, नीचे प्रश्न पत्र के नीचे एक विंडो बन के आएगी छोटी सी, उसमें आपको टाइप करना होगा। केवल वहीं आपको टाइप कीजिएगा और कहीं पर टाइप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में है एक उत्तर लिखने के पश्चात पैराग्राफ बदलकर नए प्रश्न का उत्तर लिखना आरंभ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इनके कहने का मतलब यह है कि जो टाइपिंग विंडो वहाँ पर बनी आएगी उसी में ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर आप ऊपर डाल के हेडिंग में थोड़ा सा और उसके नीचे से लिखना शुरू कर सकते हैं। यानी कि एक ही टाइपिंग विंडो आएगी, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग टाइपिंग विंडो नहीं आएंगी। उस एक टाइपिंग विंडो में ही आपको एंटर करके पैराग्राफ बनाते हुए उत्तर देते जाना है। और दोस्तों जो प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो उसी प्रश्न को वहाँ उत्तर में लिखें कि इस प्रश्न का ही ये उत्तर है। जैसे मान लिया तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो प्रश्न 3, तो आंसर 3 करके ही आप लिखें वहाँ पर, जिससे ये पता चल जाए कि ये प्रश्न 3 का ही उत्तर है। पढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में है हर उत्तर के पहले छात्र प्रश्न क्रमांक अवश्य अंकित करें। तो दोस्तों ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो उसी का नंबर वहाँ पर डालना है उत्तर में, ताकि चेक करने वालों को ज्ञात हो सके कि ये किस प्रश्न का आपने उत्तर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले यानी 13वें पॉइंट की तरफ। 13वें पॉइंट में लिखा है कि टाइपिंग विंडो में छात्र को फ़ॉन्ट साइज का चुनाव करने, बोल्ड इटैलिक करने, बिंदु क्रमांक अंकित करने व सारणी टेबल इंसर्ट करने की सुविधा प्राप्त होगी। यानी कि जो टाइपिंग विंडो है वहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो, उसे बोल्ड भी कर सकते हो, उसे इटैलिक भी कर सकते हो, बिंदु क्रमांक यानी कि 1 2 3 नंबर भी डाल सकते हो वहाँ पर प्रश्न के आगे। और दोस्तों टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो कई सारी सुविधा इस टाइपिंग विंडो के अंदर ही आपको मिल जाएंगी। अगले पॉइंट में दोस्तों ये लिखते हैं कि ऐसे छात्र जो हिंदी टाइपिंग द्वारा उत्तर देना चाहते हैं परीक्षा से पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिक हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल कर लें। इसके पश्चात हिंदी भाषा का चुनाव कर हिंदी में टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों एक माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक हिंदी टूल आता है जिसके द्वारा आप हिंदी में आसानी से टाइप कर पाएंगे। अगर वो आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो गूगल पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आसान तरीके से आप इस इनपुट टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों छात्र संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात एंड टेस्ट पर क्लिक करके अपना उत्तर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब आप अपना पेपर पूरा कर लें, सारे प्रश्न अटैम्प्ट कर लें या जितना भी आप करना चाहते हैं उतना कर लें, तो नीचे एंड टेस्ट करके रेड कलर में एक बटन बना हुआ आएगा, उसको तभी प्रेस करना है जब आप अपना प्रश्न पत्र पूरा कर लें। अगला पॉइंट है दोस्तों ऐसे छात्र जो समय समाप्ति तक एंड टेस्ट पर क्लिक नहीं करते हैं उनका टेस्ट स्वतः सबमिट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों टाइमिंग ख़त्म होने के बाद भी अगर आप एंड टेस्ट नहीं दबाते हो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों पत्रांक परीक्षा 51-29 दिनांक 30/7/2021 द्वारा जारी अनुचित साधन प्रयोग संबंधी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। इस नोटिस के साथ एक गाइडलाइन और शेयर की है, उसी के बारे में लिखा है कि उसका पालन करना है। वो क्या चीज़ है उसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो बढ़ते हैं उसी गाइडलाइन की तरफ। दोस्तों विश्वविद्यालय द्वारा ये कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं ऑनलाइन परीक्षा के लिए। इसको आपको ध्यान से पढ़ना और देखना है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देख लीजिएगा। मैं जानता हूँ आज आपकी परीक्षा है और टाइम आपके पास कम होगा, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले ये लिखते हैं कि प्रत्येक परीक्षार्थी का दायित्व है कि वो ऑनलाइन परीक्षा की शुचिता अक्षुण्ण रखे। परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार, अनुचित गतिविधि सर्वथा वर्जित है। यानी कि दोस्तों आपको ऑनलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट नहीं करना है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो वो आपके अनुचित साधनों की श्रेणी में आएगा। और भी नीचे काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं उस संबंध में, देखते हैं वो क्या क्या हैं बहुत जल्दी से। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी पर लगातार नज़र रखी जाएगी। संपूर्ण परीक्षा का लाइव ऑडियो तथा वीडियो टेक्निकल तथा ह्यूमन प्रोक्टोरिंग द्वारा निगरानी में रहेगा। यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन पेपर होगा पूरे पेपर के दौरान आपकी लाइव ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी, वो सुनते रहेंगे। या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू आप उनको पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर को कि आपके पीछे कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई शोर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जब ये ट्राई किया था तो ये चीज़ हमने देखी थी कि वहाँ पर जैसे ही पीछे कुछ शोर होता था तो वो वार्निंग देने लगता था।
या जैसे ही आप वीडियो में से हटते थे तो वार्निंग देने लगता था। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कैप्चर करता है कि आप मूव तो नहीं कर रहे हो इधर उधर, या बैकग्राउंड में कोई और आवाज़ तो आपकी नहीं आ रही है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत। अगला पॉइंट है दोस्तों, छात्र की अनुचित गतिविधि पर उसको चेतावनी मैसेज अथवा ऑडियो द्वारा दी जाएगी। चेतावनी देने के बावजूद भी परीक्षार्थी द्वारा उचित व्यवहार न किए जाने पर उसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए माना जाएगा। यानी कि दोस्तों पेपर देते हुए अगर आपकी गतिविधि कुछ अनुचित प्रकार की लगती है, जो आपके चेक कर रहे होंगे ऑनलाइन बैठकर टेस्ट, तो आपको बार बार मैसेज आएगा या ऑडियो के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आप गलत तरीके से पेपर कर रहे हो। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो वह यूएफएम यानी अनुचित साधनों का इस्तेमाल के तहत माना जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों लिखते हैं कि इस प्रकार के परीक्षार्थी के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा अथवा संपूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा नोडल अधिकारी द्वारा अमान्य करार दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर इस प्रकार का मिसकंडक्ट आप करते हैं तो आपका वो वाला पेपर जो आप कर रहे थे, या हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर जो नोडल अधिकारी होंगे उनके द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। नोडल अधिकारी का उक्त निर्णय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं चौथे पॉइंट में क्या लिखा है। चौथे पॉइंट में लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र यदि एक से अधिक प्रश्न पत्र ऑनलाइन माध्यम से देने के पश्चात बचे हुए प्रश्न पत्र ऑफलाइन माध्यम से देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक पेपर आपने दिया, 2 दे दिए और बाकी के पेपर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा है एक बार ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन हो जाने के पश्चात छात्र को उसी दिन की ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति नहीं की मिलेगी। यानी दोस्तों एक बार अगर आपने ऑनलाइन पे लॉगिन कर लिया है, उसके बाद उसी दिन होने वाली ऑफलाइन परीक्षा में आपको अनुमति नहीं मिलेगी। कि आप ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा आप नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत चल रही है सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो आपको ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति उस दिन वाले पेपर की नहीं मिलेगी। लिखते हैं कि यदि कोई छात्र ऐसा करता है तो उसे अनुचित साधन यानी कि अनफेयर मीन्स का प्रयोग माना जाएगा। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि ऐसे छात्र जिन्होंने निर्धारित तिथि यानी कि 23 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प नहीं चुना था को किसी भी दशा में ऑनलाइन परीक्षा में अनुमत नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प नहीं चुना था, 23 तारीख तक, 23 जुलाई तक इन्होंने मौका दिया था, तो दोस्तों इन पेपरों की ऑनलाइन परीक्षा देने हेतु आपको अनुमति नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में लिखते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन चुके छात्रों को पुनः अवगत कराया जाता है यदि वह किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा देने हेतु समर्थ नहीं है तो अपने प्रश्न पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुना हुआ है और आप ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते किसी कारणवश से, तो अपने एडमिट कार्ड में लिखे हुए सेंटर पर सीधे जाइएगा और वहां पर जाकर आप ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान निम्न गतिविधियां अनुचित साधन का इस्तेमाल यानी कि यूएफएम मानी जाएंगी। तो वो क्या क्या गतिविधियां हैं जो आपको अनुचित साधन यानी कि यूएफएम मानी जा सकती हैं। पहले पॉइंट में लिखते हैं कि इम्पर्सोनेशन यानी कि परीक्षार्थी के स्थान पर किसी और व्यक्ति का परीक्षा देना। यानी कि दोस्तों अगर आपके स्थान पर कोई और व्यक्ति परीक्षा दे रहा है तो वह अनुचित गतिविधि श्रेणी यानी कि यूएफएम कैटेगरी नंबर 6 पर आएगा। इसमें आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें लिखा है कि उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा आपको, तथा कुल 3 साल के लिए पुनः परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपके स्थान पर कोई और व्यक्ति आपकी परीक्षा दे रहा है तो सजा के तौर पर आपको पूरे सेमेस्टर से वंचित कर दिया जाएगा और दोस्तों अगले 3 साल तक आप परीक्षा नहीं दे सकेंगे। दूसरे पॉइंट में दोस्तों लिखते हैं कि परीक्षा के दौरान लिखित एवं बोलकर अभद्र भाषा का प्रयोग अथवा ऑनलाइन प्रॉक्टर के साथ बदतमीजी यानी कि शेयरिंग ऑब्सटेंट कंटेंट, ये अगर आप करते हैं सब कुछ तो इसमें आपको क्या सजा मिल सकती है। इसमें लिखा है उक्त सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तथा कुल 2 साल के लिए पुनः परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यानी कि उस सेमेस्टर की तो परीक्षा आपकी पूरी पूरी रद्द होगी ही होगी। तीसरा पॉइंट यह लिखते हैं कि यह आवाज आना कि किसी की अन्य व्यक्ति की
अथवा अनुचित सामग्री की सहायता ली जा रही है। यानी कि दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा आप दे रहे हैं और पीछे से कुछ अनुचित आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा होगा, जैसे कोई आपको कुछ बता रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस श्रेणी में क्या होगा, उसमें दोस्तों उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि उस सेमेस्टर की सारी परीक्षा आपकी रद्द मानी जाएंगी। अगले पॉइंट में दोस्तों लिखते हैं कि परीक्षा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति गैजेट का उपस्थित होना। यानी कि आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, आपके साथ कमरे में या जहाँ भी आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति है या कोई गैजेट आपके साथ है, तो उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कैमरे के सामने चेहरा ढका होना या स्पष्ट ना दिखना। अगर आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं और कैमरे के आगे आपका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है या आपका चेहरा ढका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न पत्र की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि जो वो आप पेपर दे रहे हैं वो आपका रद्द माना जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।